हम्म। अब तीसरा उन्होंने कहा गणितीय परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। इसमें वह कहते हैं कि एक अवधारणा को सामान्यीकृत करने के लिए अवधारणा को बरकरार रखते हुए उनमें अंतर्निहित चरों को अलग अलग करना चाहिए। और चौथा है रचनात्मक सिद्धांत। इसमें वे कहते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वह रचनात्मक प्रकार की सोच में शामिल होते हैं, जहां वह सक्रिय रूप से मुक्त खेल के प्रकरण में शामिल होते हैं। इसका शब्द सब थोड़ा सा कठिन है, इनको जो है आप लोग क्या कीजिएगा, क्योंकि इनको समझाने में बहुत समय लग जाएगा, तो इनको यादें कर लीजिएगा। चारों सिद्धांत में क्या कहता है इनको रट लीजिएगा। आवाज जा रही है ना? ओके। अब आगे है जॉर्ज पोल्या के अनुसार गणित में समस्या समाधान के चरण। जॉर्ज पोल्या भी गणितज्ञ थे। उन्होंने गणित में समस्या समाधान का 4 चरण बताया और चारों चरण को आपको क्रमबद्ध रूप से याद रखना है। उनका कहना था कि गणित में जो हम किसी समस्या का समाधान करते हैं उसमें सबसे पहले हमको समस्या की समझ होनी चाहिए ना, समस्या को हम समझने की कोशिश करें। उसके बाद हमको एक योजना तैयार करनी चाहिए समस्या को हल करने का। उनके बाद उस योजना को क्रियान्वित करना चाहिए और फिर वह योजना सफल हुई या नहीं हुई इनका हमको जांच करना चाहिए। ये आसान है चारों चरण। पहले योजना को समझिए, मतलब समस्या को समझिए, तब हल करने का योजना बनाइए, उस योजना का क्रियान्वयन कीजिए और तब लास्ट में देखिए कि जो योजना का आप क्रियान्वयन किए वह सफल हुआ या नहीं हुआ। जॉनटन डिन समझ वो नहीं कीजिएगा, उसको रट लीजिएगा। बहुत बड़ा सिद्धांत है उनका, एक एक शब्द उसमें महत्वपूर्ण है, रटिएगा। यदि एक आध को पूछ दिया डिन्स तो यही जितना बात लिखा हुआ वही क्वेश्चन में रहेगा। जॉर्ज पोल्या ने आपको स्कूली शिक्षा में गणित का 2 तरह का उद्देश्य बताया, एक संकीर्ण उद्देश्य और एक व्यापक उद्देश्य। और उन्होंने दोनों तरह के उद्देश्यों की पूर्ति को जरूरी माना गणित में प्रवीणता को प्राप्त करने के लिए। अब आपको प्राथमिक स्तर पर गणित में बच्चों को क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है, ये चीज हमेशा याद रखना चाहिए। कई बार सीटेट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मैथ अमूर्त प्रकृति का होता है सुप्रिया, लेकिन हमको मैथ जो पढ़ाना चाहिए बच्चों को तो सीधा उसको अमूर्त रूप में मैथ नहीं बताना चाहिए, बल्कि मूर्त से जोड़ते हुए मैथ जो अमूर्त होता है उनको पढ़ाना चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर पर गणित में क्या पढ़ना है, तो संख्याओं पर संक्रियाएं, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये भिन्न के बारे में, दशमलव के बारे में, समय, मुद्रा, मापतोल, परावर्तन, सममिति, पैटर्न या प्रतिरूप, चौपर या टाइलिंग, आंकड़ा का संग्रह, उसका प्रदर्शन, द्विविम और त्रिविम आकृतियों की पहचान, ये सब आपको प्राइमरी लेवल में पढ़ाना है। और प्राइमरी में कौन चीज नहीं पढ़ाना है, तो समीकरण नहीं पढ़ाना है, बीजगणित नहीं पढ़ाना है, अनुपात नहीं पढ़ाना है, वर्गीकृत आंकड़ों का विश्लेषण नहीं पढ़ाना है, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक वो नहीं पढ़ानी है, ऋणात्मक संख्याओं के बारे में नहीं पढ़ाना है। तो जो पढ़ाना है और जो नहीं पढ़ाना है ना, परसेंटेज हाँ थोड़ा बहुत आप प्राइमरी में पढ़ा सकते हैं, परसेंटेज थोड़ा बहुत पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कौन चीज पढ़ाना है, कौन चीज पढ़ाना नहीं है, इस चीज को आपको याद रखना क्या है, जरूरी है। एग्जाम में इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे आपको एनसीएफ 2005 में
गणित शिक्षण को लेकर जो बातें कही गई है उनके बारे में है, जो कि पहले भी आप लोगों को बताए थे। एनसीएफ 2005 कहती है कि गणित शिक्षण का दो उद्देश्य या लक्ष्य होता है। एक होता है सीमित लक्ष्य या संकीर्ण उद्देश्य, ना नहीं क्लास के अनुसार नहीं पूछा जाएगा अंकिता। और दूसरा होता है उच्च लक्ष्य या व्यापक उद्देश्य। गणित शिक्षण का जो सीमित लक्ष्य या संकीर्ण उद्देश्य है वह है बच्चों को केवल संख्याओं पर संक्रिया करने में क्या बना देना, दक्ष बना देना। बच्चों को केवल संख्याओं पर संक्रिया करने में दक्ष बना देना, ना तो वो आपको गणित शिक्षण का सीमित लक्ष्य है, यानी सवाल कैलकुलेशन वह पूरी दक्षता के साथ करने का, तो ये गणित शिक्षण का सीमित लक्ष्य है, संकीर्ण उद्देश्य है। जबकि गणित शिक्षण का जो उच्च या व्यापक लक्ष्य है वह है बच्चों का गणितीयकरण करना, गणित के माध्यम से बच्चों में अमूर्त चिंतन की योग्यता को क्या करना, विकसित करना। गणित के माध्यम से बच्चों में तर्क शक्ति, कल्पना, समस्या समाधान, अन्वेषण, इनसे जुड़ी हुई दक्षताओं का विकास करना, ये गणित शिक्षण का उच्च उद्देश्य है, व्यापक उद्देश्य है। और संकीर्ण उद्देश्य है कि केवल गणना में दक्ष बना देना, न केवल कैलकुलेशन में दक्ष बना देना, गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। और हमको जो है आपको जब भी क्लास में गणित पढ़ानी है तो हमारा यह ध्यान होना चाहिए कि गणित शिक्षण के जो संकीर्ण उद्देश्य है और जो व्यापक उद्देश्य है दोनों की क्या हो, पूर्ति हो। देखिए एनसीएफ 2005 कहती है कि गणित की पाठचर्या महत्वाकांक्षी और सुसंगत होनी चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी होने का अर्थ है कि गणित की जो पाठचर्या है वो प्राइमरी लेवल पर इस तरह की होनी चाहिए जो गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों के साथ साथ व्यापक उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है ना। गणित की पाठचर्या महत्वाकांक्षी होने का मतलब है कि गणित की पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर जो गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों के साथ साथ व्यापक उद्देश्यों की भी पूर्ति करे। और गणित की पाठचर्या जो है वो आपको सुसंगत भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुसंगत। सुसंगत का मतलब है कि हम प्राइमरी लेवल पर बच्चों को इस तरह से गणित पढ़ाए कि जब वह आगे की कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ने लगे और उस विषय को पढ़ने के क्रम में उसको गणित की जरूरत हो तो उसकी उस जरूरत की पूर्ति हो सके। यानी प्राइमरी लेवल पर हम बच्चों को इस तरह से मैथमेटिक्स पढ़ाए कि जब हायर लेवल पर बच्चे सोशल साइंस या साइंस सब्जेक्ट पढ़ने लगे और उस सब्जेक्ट में जब गणित का प्रयोग हो तो बच्चे उसको कर पाए। ये आपको गणित के पाठचर्या के सुसंगत होने का अर्थ है। और महत्वाकांक्षी होने का अर्थ है कि गणित का जो करिकुलम है, गणित की जो पाठचर्या है वो इस तरह की होनी चाहिए जो गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों के साथ साथ व्यापक उद्देश्यों की भी पूर्ति करे। एनसीएफ 2005 कहती है कि गणित की पाठचर्या का मुख्यतः दो सरोकार है। एनसीएफ 2005 कहती है कि गणित की पाठचर्या के मुख्यतः दो सरोकार है। पहला, गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के दिमाग को आकर्षित करने के लिए क्या कर सकती है। दूसरा, गणित शिक्षा विद्यार्थी के संसाधनों को कैसे मजबूत कर सकती है। यानी गणित की पाठचर्या जब भी हम तैयार कर रहे होते हैं तो दो बातों का हमको ध्यान रखना है। इसके दो सरोकार है। पहला यह कि गणित की शिक्षा जो है प्रत्येक विद्यार्थी के दिमाग को आकर्षित करने के लिए क्या कर सकती है, इस बात पर सोच करके हमको पाठचर्या तैयार करना चाहिए। और दूसरी बात कि गणित शिक्षा जो है विद्यार्थी का जो मानसिक संसाधन है, सोचने की शक्ति है, उनको कैसे डेवलप कर सकती है। इन दो चीजों का ध्यान रखते हुए हमें गणित की पाठचर्या जो है तैयार करनी चाहिए। एनसीएफ 2005 आगे कहती है कि गणित की पाठ्यचर्या के लंबे चौड़े आकार जिनमें एक विषय में दक्षता दूसरे के ज्ञान के लिए आवश्यक होती है उस पर जोर कम देना चाहिए। आपको एग्जाम में पूछता है कि गणित की पाठ्यचर्या के लंबे चौड़े आकार का क्या मतलब है,
तो गणित में एक संकल्पना दूसरी संकल्पना से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाती है। इसी को गणित की पाठचर्या के लंबे चौड़े आकार कहते हैं। और इस पर जो है प्राइमरी लेवल पर हमें ध्यान कम देना चाहिए, लंबे चौड़े आकार पर। और कोई भी टॉपिक हम बच्चों को पढ़ाए तो बिल्कुल बुनियादी बातों से, बेसिक बातों से हमको शुरू करना चाहिए। एनसीईआरटी 2005 कहती है कि गणित माध्यमिक स्कूल तक एक अनिवार्य विषय। गणित माध्यमिक स्कूल तक क्या है? एक अनिवार्य विषय। हाई स्कूल तक सबको गणित पढ़ना होता है। अतः अच्छी गणित की शिक्षा का अधिकार सबको है। हर एक बच्चे को अच्छी गणित की शिक्षा का क्या है? अधिकार है। एनसीईआरटी 2005 कहती है कि वर्तमान समय में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूल सिस्टम है, उसमें गणित को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे बच्चे गणित से डरे हुए रहते हैं। और वर्तमान में जो स्कूलों में गणित की पाठ्यचर्या चलती है ना, उसमें प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अलग से किसी तरह की चुनौती नहीं मिल पाती। वर्तमान पाठ्यक्रम में कैलकुलेशन पर ज्यादा जोर दिया जाता है। अध्यापक भी गणित पढ़ाने के सही तरीकों से परिचित नहीं है। तो एनसीईआरटी 2005 कहती है कि ये जो इतनी सारी बातें है समस्या के रूप में, तो इनका निदान हमको करना है। निदान कैसे करना है? तो बच्चे को गणित इस तरह से पढ़ाए कि वह गणित में भयभीत नहीं हो, बल्कि वह गणित का क्या करे? आनंद उठाए। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखे, केवल सूत्र को नहीं रटे, केवल यांत्रिक प्रक्रियाओं से सवाल को हल नहीं करे, बल्कि गणित, महत्वपूर्ण गणित यानी गणित के माध्यम से तर्क, चिंतन, विश्लेषण, इन सब चीजों को वह सीखे। बच्चे जो है गणितीय संप्रेषण कर सके, इस तरह से हम गणित पढ़ाए। यानी गणित विषय पर भी अन्य विषय की भांति वह आपस में चर्चा कर सके। बच्चे जो है सार्थक समस्या उठाए और उनको क्या करे? हल करे। बच्चे अमूर्त चिंतन कर सके। बच्चे गणित की मूल संरचना को समझे और अध्यापक कक्षा में इस विश्वास के साथ कार्य करे कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है, बस सिखाने का तरीका होनी चाहिए। जब हम सिखाने का तरीका जान जाएंगे तो फिर कोई ऐसा बच्चा नहीं रहेगा जो गणित नहीं सीख पाएगा। देखिए गणित हालांकि सटीक विज्ञान है, लेकिन इसमें भी आपको अन्वेषण या खोजबीन की क्या होती है? संभावना होती है। ठीक है। गणित शिक्षण की जो कलन विधि है, एल्गोरिथम मेथड है, उसमें आपको केवल गणना पर जोर दिया जाता है। गणित की जो पाठचर्या है वह पूर्व प्राथमिक स्तर पर कैसा होना चाहिए, प्राथमिक पर कैसा होना चाहिए और उच्च प्राथमिक पर कैसा होना चाहिए। तो पूर्व प्राथमिक स्तर पर गणित बच्चे को केवल खेल के जरिए बताना चाहिए। पूर्व प्राथमिक स्तर पर यानी क्लास नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में गणित को रटना नहीं, समझना सिखाना चाहिए। तुलना, वर्गीकरण, आकार और सममिति को पहचानना इस स्तर की विषय वस्तु है। प्राथमिक स्तर पर भी वो सारा विषय वस्तु है, गणितीय खेल, पहेली, इन सब के माध्यम से पढ़ाए। और गणना कौशल के साथ साथ जो उच्च गणितीय लक्ष्य है उनकी भी पूर्ति हो, इनका हमको क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। अब है आपको ELPS थ्योरी। ठीक है। ई से होता है एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, एल से होता है लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस, पी से होता है पिक्चर एक्सपीरियंस और एस से होता है सिंबॉलिक एक्सपीरियंस। ELPS थ्योरी हमको कहता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट यदि हम बच्चों को बताएं तो सबसे पहले साकार या मूर्त वस्तु के साथ हम बच्चों का उस संकल्पना से क्या कराए? परिचय कराए। उनके बाद फिर हम भाषा के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट पर बच्चे के बीच चर्चा करें। फिर हम चित्र बना करके दिखाए और सबसे अंत में हम बच्चे को संकेत और प्रतीकों के बारे में बताए उस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ, क्योंकि संकेत और प्रतीक जो है वह बिल्कुल
अमूर्त होती है। जैसे हमें बच्चे को भिन्न के बारे में समझाना है, 1/2 के बारे में समझाना है, तो सबसे पहले हम साकार वस्तु के साथ बच्चों का अनुभव कराएंगे। यानी एक रोटी ले लिए, 2 टुकड़ा में तोड़ दिए, बच्चे को बोले कि देखो ये कितना रोटी था, पहले 1 था सर, अब कितना हो गया 2। क्या पहले वाली रोटी और अभी वाली रोटी बराबर है? नहीं सर, उसी का 2 आधा आधा हो गया है, 2 भाग हो गया। तो पहले हम वस्तु दिखा करके परिचय कराएंगे, फिर भाषा में हम चर्चा करेंगे भिन्न के बारे में, जो दैनिक जीवन में बच्चा देखता है उस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर बोर्ड पर हम फिगर बना के बताएंगे कि देखो यह एक सर्किल है, इसका आधा भाग रंग दिए तो छायांकित भाग जो है 1/2 को दर्शा रहा है। तो उसके बाद चित्र के माध्यम से बच्चे को बताएंगे, और सबसे अंत में संकेत के रूप में 1/2 ये सब हम लिखने का काम करेंगे। तो कोई भी गणित में कॉन्सेप्ट यदि आपको पढ़ानी है तो आपको ईएलपीएस थ्योरी को हमेशा क्या रखना है, याद रखना है। यानी हमेशा पहले साकार या मूर्त वस्तु के साथ उस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ अनुभव बच्चों को देंगे, फिर उसको भाषा में जो है उसके अनुभव को डिस्क्राइब करेंगे, तब जाकर के चित्र बना करके बताएंगे, और लास्ट में प्रतीकों और संकेतों का प्रयोग करेंगे। देखिए गणित में एक ही चिन्ह का अर्थ जो है अलग अलग समय पर बदल जाता है ना। इसके कारण जो है गणित को लोग थोड़ा सा कठिन विषय भी मानते हैं। अब गणित शिक्षण की जो 2 विधि सब है ना, है तो बहुत सारा विधि, लेकिन ये शिक्षण विधियां आप लोगों को हम पहले भी सीडीपी में भी पढ़ाए, हिंदी में शिक्षण विधि तो सब में से भी है। तो इसमें आगमन और निगमन विधि को आपको हमेशा याद रखना है। प्राइमरी लेवल पर मैथ के प्रश्नों को हल करने के लिए आगमन और निगमन विधि को हमेशा याद रखना है। आगमन उदाहरण से नियम की तरफ, निगमन नियम से उदाहरण की तरफ, आगमन विशेष से सामान्य की ओर, निगमन सामान्य से विशेष की ओर, आगमन स्थूल से सूक्ष्म की ओर, निगमन सूक्ष्म से स्थूल की ओर, आगमन में समय ज्यादा, निगमन में समय कम, आगमन छोटी कक्षा के लिए उपयोगी, निगमन बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी। आगमन विधि का 4 चरण होता है। सबसे पहले हम उदाहरण देते हैं, फिर बच्चों को निरीक्षण करने के लिए कहते हैं, फिर बच्चा उसका सामान्यीकरण करते हैं ना, और तब जाकर के हम परीक्षण और सत्यापन करते हैं। यानी आगमन विधि में बच्चा नियम की खोज खुद करता है, सूत्र को रटता नहीं है, सूत्र का निर्माण करता है। तो प्राइमरी लेवल पर आगमन विधि बहुत ही अच्छी है। रेखा गणित सब पढ़ाना हो तो आप थोड़ा सा विश्लेषण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको कुछ ऐसे ज्यामितीय तथ्य जैसे कि त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है, तो इस सब बताने के लिए आप प्रयोगशाला विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब आपको गणित शिक्षण की प्रमुख विधियां होंगी। इस पर शिक्षण विधि पर पहले भी काफी चर्चा की है। अब देखिए गणित की संरचना, गणित की आधारभूत संरचना। गणित की आधारभूत संरचना में 3 तरह की संरचना, हाँ एक से एक ही जैसा, एक ही जैसा, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। आगमन और निगमन में कोई अंतर नहीं होता है। शिक्षण विधि सब विषय में सेम, आकलन मूल्यांकन सब विषय में सेम। हेलो, हाँ कहिए। नहीं तो घरे पर है। कौन बोल रहे हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। अरे कोई उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो बाद में भी आपको सुधार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आप ये देखे नहीं थे पहले? तो उससे जो है ना सर्टिफिकेट जो मिलती है ना, उस पर जनरली वैसे रहता नहीं है, यदि रहेगा भी ठीक है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उतना मैनेज हो जाता है।
टीचर सब है, जैसे सुरेश मास्टर हुआ, रविशंकर हुआ, सब लोग बोल रहा था कि चाहिए इसमें पास भी ये करेगी ना, तो इसका रिजल्ट जो है वो इसी कैटेगरी में ही आएगा। क्या होता है, कौन सी दिन के टाइम में इसको छाप दिया जाए। अरे उतना मैनेज हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो आपको बोर्ड से जाकर के सीबीएसई बोर्ड से सुधार सकता है। बोर्ड में चले जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। ये भी एग्जाम के बाद कैसे नहीं सुधरेगा? वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो इसमें नहीं सुधरता। पहले ही घर में बैठे बैठे ही थोड़े लोग अथी कर लेता है। कि मेरा सर तो आपको कराते हैं नवीन सर, यदि थोड़ी सी बात करके सही करवाइएगा ना तो सही हो जाएगा। हम थोड़ी ना जानबूझ करके सर इसमें है ऐसा नहीं सही करेगा, हम अपना मेहनत दिखाएंगे, हम कैसे पता चलेगा। बिल्कुल। और हमको तो लगता है कि पटना में भी इसका ब्रांच है आपको, तो किसी कोई यदि पटना में हो तो उनको कहिए ना जाकर के वहाँ ब्रांच में पूछिए। अच्छा ठीक है, हम पता करते हैं तो बताएंगे। ठीक है। अच्छा ठीक है, हम पता करते हैं। हाँ, जियो बोर्ड और जियो जेब्रा में कंफ्यूज करते हैं। जियो जेब्रा एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और जियो बोर्ड आपको एक भौतिक वस्तु है ना। दोनों का प्रयोग आपको ज्यामिति पढ़ाने में ही किया जाता है, जियो बोर्ड का भी जियो जेब्रा का भी। ठीक है। जियो जेब्रा जियो बोर्ड से ज्यादा उत्तम चीज है। खैर मैं टीएलएम पर आगे आऊंगा आप लोगों को। ठीक है। तो गणित में आपको तीन तरह की संरचना होती है। एक बीजगणितीय संरचना होती है, एक आपको तन रूप संरचना होती है और एक क्रमिक संरचना होती है। योग गुणा और अन्य संक्रियाओं का अध्ययन हम गणित में बीजगणितीय संरचना के अंतर्गत करते हैं। सीमा, समीपता, निकटता, कोई वस्तु एक दूसरे से कितना निकट है, उनका परिधि क्या है, ये सब हम तन रूप संरचना में अध्ययन करते हैं। क्रमिक संरचना में से बड़ा से छोटा का उपयोग करते हैं। अब अलग अलग कक्षाओं में गणित में क्या क्या पढ़ाना है ना, तो वो दिया हुआ है। तो इतना सारा चीज आपको प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना है, वो सारा आंकड़ा दिया हुआ है कि ये चीज आपको प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना है। इनके अलावे कोई चीज है तो वो प्राइमरी लेवल पर आपको नहीं पढ़ाना है। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखेंगे। अब आगे है मूल कॉन्सेप्ट सब। तो वैसे भी लगभग बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ, लेकिन 1 घंटे की क्लास होने ही वाली है। ये सब बातें आपको होगा तो आज रात में बता करके इसको खत्म कर देंगे। और पुनः 1 घंटे के बाद, ठीक है, 12 हाँ 12 बजे से आपको 1 घंटा का फिर क्लास लेंगे, 12 से 1। फिर बीच में थोड़ा देर खाना पीना रेस्ट, उनके बाद फिर शाम में 2 क्लास लेंगे। ठीक है, उनके बाद जो है फिर रात में 2 क्लास लेंगे। ठीक है, आप लोग अपने काम को निपटाइए। ठीक है, 10:30 बजा है, 12 से 1 लेंगे 2 क्लास। ठीक। सब्जेक्ट 12 से 1 में संस्कृत में तो फिर बनाना पड़ेगा। अच्छा,
अच्छा, 12 से 1 में ईवीएस का जो नया टर्म दिए है, नया वाला नोट, ईवीएस में 2 तरह का नोट है, एक 345 वाला है, एक पार्ट 2 में, और पार्ट 1 में नया वाला नोट है। ठीक है, तो पार्ट 1 ही रख देते हैं। चलिए, 1 बजे से चंचला बहुत कर रही है, तो चलिए बीच में 2-2.5 घंटा समय मिल जाएगा तो आप लोग नहा खा भी लेंगे ना। 1 ही बजे रहने दीजिए, ठीक है। भले 2-2.5 घंटा मिल जाएगा तो अपना सारा काम आप लोग करके फ्रेश होकर के बैठ जाइएगा। 1 बजे ही रहने दीजिए, ठीक है। 1 बजे से 2 बजे तक आपको ईवीएस में जो नया वाला नोट दिए हैं 2022 से, इसके पैटर्न पर 7 की 8 पेज का है, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है।